हमारे देश में ये जो वक्फ का कॉन्सेप्ट है ये हमेशा ही एक कंट्रोवर्शियल मैटर रहा है। ये वक्फ कॉन्सेप्ट हमारे देश के मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ही है। हमारे देश में अगर मुस्लिम लोग मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर जो भी रूल, जो भी लॉ, जो भी चेंज होने वाला है उसको बहुत सोच समझ के उस मैटर में हाथ डाला जाता है, नहीं तो हमारे देश में कम्युनल लॉर्ड्स कभी भी आराम से हो सकता है। इसीलिए हमारे देश में कोई भी बड़ा पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग में रहते हुए भी 1995 के बाद जो भी वक्फ लॉ चला आ रहा है उसमें कोई भी ज्यादा बड़ा छेड़खानी नहीं किया है। ये हमारा देश का माइनॉरिटीज के ऊपर लॉ है, इसलिए अगर इसको थोड़ा भी छेड़खानी करते वक्त इधर उधर हुआ तो हमारे देश में दंगा शुरू हो जाएगा। लेकिन पहले से ही ये वक्फ लॉ हमारे देश का एक कंट्रोवर्शियल लॉ इसलिए रहा है क्योंकि इसका एक अनड्यू एडवांटेज मुस्लिम कम्युनिटी को जाता है। और अकॉर्डिंग टू वक्फ लॉ, उनके लॉ में हमारे देश का नॉर्मल जुडिशियरी, नॉर्मल सिस्टम हाथ नहीं डाल सकता। ये लॉ उनका ट्रिब्यूनल में ही फिक्स होता है। इसीलिए इस मैटर में हमारे देश का जुडिशियरी और पुलिस सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम ज्यादा हाथ आराम से नहीं डाल सकता। ये बात हमारे देश के सेंट्रल रूलिंग पार्टी जो देश में रूल कर रहा है वो कभी भी नहीं चाहेगा। उनका एक ही लक्ष्य होता है कि वो हमारे देश के सभी सिस्टम में अपना पावर जमा सके, अपना कंट्रोल ले सके। 2014 के बाद जो बीजेपी बहुमत से जीत के आने के बाद आप बीजेपी पार्टी का एक चीज आप देखोगे, वो देश के सभी कंट्रोवर्शियल लॉ के ऊपर अपना हाथ जरूर डाल रहा है। कश्मीर को जो स्पेशल राइट्स मिले थे और उनको ये राइट्स के वजह से उसके ऊपर हमारे देश का सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पावर नहीं जमा पा रहा था। इसके बाद ऐसे बीजेपी गवर्नमेंट उस आर्टिकल को ही कश्मीर से हटा दिया। कश्मीर स्टेट को जैसे स्पेशल पावर मिला था वो साइड लाइन मार रहा था हमारे देश के सेंट्रल पावर से। ठीक ऐसा ही वक्फ बिल भी ऐसा ही एक बिल है जिसको एक स्पेशल राइट्स मिला था। उनका ट्रिब्यूनल अलग, उनका जुडिशियरी अलग, उनके ऊपर सुनवाई अलग, इसीलिए वो कहीं ना कहीं पावर साइडलाइन मार रहा था सेंट्रल के पावर। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट के आंख में थोड़ी ना ये बात जाएगा, इसलिए वह वक्फ अमेंडमेंट 3 बिल लेके आ गए। और इस बिल को बीजेपी गवर्नमेंट 5-7 दिन में ही पार्लियामेंट के लोअर हाउस, अपर हाउस में पार करके प्रेसिडेंट के कंसेंट भी लेके इसको इंडिया में ऑलरेडी लागू भी कर दिया। और ये बात तो कॉमन है कि हमारे देश में जब भी ऐसे माइनॉरिटी कम्युनिटी, हिंदू मुस्लिम का कुछ भी लॉ को छेड़ा जाएगा तो इसका भारी ऑपोजिशन तो होगा ही होगा। ये एक कंट्रोवर्शियल मैटर रहेगा ही रहेगा। ये 5-6 दिन में नहीं थमेगा, ये कुछ महीने का बात है। इसके बाद जो होगा, ये बिल जो पार्लियामेंट में पास हुआ इतना आसान से नहीं पास हुआ, वो थोड़ा ही ज्यादा मार्जिन से वोट से ये बिल पास हुआ। ओपोजिशन में राहुल गांधी बैठे हैं। अभी ओपोजिशन जो गवर्नमेंट था 2024 इलेक्शन में वो भी काफी सीट जीते थे, इसलिए ये बिल को पास कराना इतना आसान भी नहीं था। भले ही ये बिल पास हो गया, कम मार्जिन से पास हो गया, लेकिन ऑलरेडी ये अभी इंडिया में लागू हो चुका है। अगर किसी भी बिल, कंट्रोवर्शियल बिल अगर पार्लियामेंट से पास भी हो गया और प्रेसिडेंट का कंसेंट भी मिल गया, इसके बाद भी और एक लास्ट ऑप्शन होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। जो भी इस बिल को अपोज कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में प्ली डायरेक्ट डाल कर सकते हैं और इस मैटर को दोबारा रिव्यू करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और अभी यही हुआ और इसके रिलेटेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका रिव्यू करेंगे अप्रैल 16 को। आखिर क्या क्या कंट्रोवर्सी हुआ, किस चीज को लेकर कंट्रोवर्सी हुआ, ये वक्फ बिल क्या है और इनमें क्या क्या अमेंडमेंट हुआ, इन सब बातों को जानने से पहले चलिए हम शुरू से बात करते हैं कि आखिर ये वक्फ क्या है। वक्फ एक बोर्ड है जिसको कंट्रोल करता है हमारे देश का मुस्लिम कम्युनिटी। इसमें लगभग पूरी तरह से कंट्रोल मुस्लिम कम्युनिटी का ही होता है। यह बोर्ड का काम है वक्फ के अंदर जो भी प्रॉपर्टी आए, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी आए, उनको वो मैनेज करते हैं। कोई भी मुस्लिम चैरिटेबल पर्पज के लिए वो अपना मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड को दान में दे सकता है। और एक बार अगर वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास चला गया तो वो कभी भी रिटर्न नहीं आए। किसी भी सिचुएशन में ना वो प्रॉपर्टी वापस लिया जा सकता है, ना इसको बेचा जा सकता है, ना किसी को गिफ्ट किया जा सकता है और ना ही इनहेरिटेंस किया जा सकता है। ऐसे प्रॉपर्टी मुस्लिम कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए, चैरिटेबल पर्पज के लिए यूज होता है, मेडिकल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए या कोई भी रिलीजियस प्लेस बनाने के लिए। अभी आपको पता चल गया कि वक्फ बोर्ड क्या है और ये कैसे ऑपरेट करता है, इसका पर्पज क्या है और रीजन क्या है। अभी हम बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड आखिर हमारे देश में एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट हमेशा ही क्यों रहा है और इसका एक अनड्यू एडवांटेज क्यों मुस्लिम कम्युनिटी लेते हैं। बात कर लेते हैं जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जो अभी गवर्नमेंट लेके आए हैं और उसमें क्या क्या मॉडिफाई हुआ है, हम उसका मॉडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो हमको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कौन सा अनड्यू एडवांटेज वक्फ बोर्ड ले रहा था। वक्फ बोर्ड हमारा देश का कंट्रोवर्शियल चीज हमेशा इसलिए रहा है क्योंकि उसका फीचर्स को लेके और उनका फीचर्स है इररिकोवकेबिलिटी ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। ये कहा जाता है वंस ए वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। इसका मतलब जो भी प्रॉपर्टी एक बार वक्फ बोर्ड के अंदर चला गया वो अभी रिकवरी नहीं हो सकता है, वो हमेशा वक्फ बोर्ड के पास ही रहेगा। ये तो ऐसे ही बात हुआ, अगर आप एक बार गलती से किसी को कुछ दे दिया तो आप उससे वो चीज ला ही नहीं सकते, ऐसा रूल ही नहीं होगा।
किसी भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के अंदर अगर लीगली सही तरह से गया वो तो ठीक है, अगर मिस्टेक से कुछ भी गलती से अगर वक्फ बोर्ड के अंदर वो प्रॉपर्टी किसी का भी चला गया वो तो वापस आने वाला ही नहीं है। तो ये चीज आपको प्रॉब्लमेटिक लगा कि नहीं। पॉइंट नंबर 2, लीगल डिस्प्यूट्स एंड पोर मैनेजमेंट सिस्टम। हमेशा ही बीजेपी गवर्नमेंट ये कहता रहा है कि वो जो वक्फ बोर्ड है उनका मैनेजमेंट बहुत ही पोर है। उनके बोर्ड के मैनेजमेंट में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लमेटिक चीज रहा ही है। इनमें से इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ वक्फ लैंड, ऑनरशिप डिस्प्यूट, डिले इन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, ये सब कॉमन है। अगर इसके चलते कोई भी लीगल डिस्प्यूट आ गया तो इसको कौन सुलझाएगा? ये मैटर ऐसे ही हमारे देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। इनको सुलझाने के लिए उनका एक स्पेशल वक्फ ट्रिब्यूनल है। ये सब केस उधर ही सोल्यूशन होगा और ट्रिब्यूनल में जज और ये सब चीजें को जस्टिफाई कौन करेंगे? उनके बोर्ड के द्वारा अपॉइंटेड किए गए मुस्लिम कम्युनिटी के लोग। अभी आप ही बताइए, ये चीज आपको आपत्तिजनक लगा कि नहीं? थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक लगा कि नहीं? आपको क्यों लगता है कि ये चीज एकदम जेन्युइन वे में ट्रांसपेरेंसी से होगा? 3 नंबर पॉइंट है जुडिशियल ओवरसाइट। इसका मतलब जो भी राय एक बार वक्फ ट्रिब्यूनल दे दिया, आप उसको हमारे देश के किसी भी हायर कोर्ट्स में चैलेंज नहीं कर सकते। आपको कैसे लगा? 4 नंबर प्रॉब्लमेटिक चीज है इनकम्प्लीट सर्वे ऑफ वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड अपने सर्वे करके वो ठीक से कहीं भी रिपोर्ट सबमिट नहीं करते। वक्फ बोर्ड सर्वे कमिश्नर का परफॉर्मेंस बहुत ही पोर रहा है। गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में अभी तक वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे ही स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। कितना डिले। 5 नंबर कंट्रोवर्शियल पॉइंट है मिसयूज ऑफ वक्फ लॉज। अगर आप वक्फ बोर्ड को इतने सारे पावर देंगे जो मैं आपको अभी बताया तो पावर का मिसयूज तो होना ही है। 6ठा पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ वक्फ एक्ट। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तरह से परफॉर्म तब करेगा जब सबको एक ही लॉ के अंडर आना पड़े। सबके लिए लॉ बराबर है, लेकिन ये तो एक स्पेशल कम्युनिटी, एक माइनर कम्युनिटी का, मुस्लिम कम्युनिटी का ही एक स्पेसिफाइड पर्पज के लिए लॉ है। तो जरूर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल तरफ से अगर मैनेजमेंट किया जाए तो जरूर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो इरूट होगा ही होगा। अभी जो भी 6 पॉइंट के बारे में मैं आपको बताया, ये सब था मेजर इशू पुराने वक्फ बिल। अभी बात करते हैं अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो वक्फ बिल आया 2025, उसमें क्या क्या मेजर अमेंडमेंट किया गया है। 1995 में जो वक्फ बिल आया था उसको कहा जाता था वक्फ एक्ट 1995। अभी जो 2025 में बिल आया उसको कहा जाता है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एफिशिएंसी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट एक्ट 2025। पुराने एक्ट के अनुसार एक प्रॉपर्टी कैसे वक्फ किया जाता था? बाय यूजर, एंडाउमेंट एंड डिक्लेरेशन। और अभी जो 2025 में न्यू एक्ट आया उसमें एक प्रॉपर्टी को वक्फ किया जा सकता है सिर्फ 2 प्रोसेस, वक्फ बाय डिक्लेरेशन एंड एंडाउमेंट। इसमें से वक्फ बाय यूजर को हटा दिया गया। जानिए ये वक्फ बाय यूजर क्या होता है। किसी भी प्रॉपर्टी को अगर मुस्लिम रिलीजियस के द्वारा उनके चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज के लिए बहुत लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है तो वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक वक्फ के अंदर आ जाता है। जो प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाहता है वो मिनिमम 5 साल मुस्लिम प्रैक्टिस किए हों और वो प्रॉपर्टी किसी भी तरह डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी ना हो, वो उनका पर्सनल प्रॉपर्टी होना चाहिए। और इसमें यह भी कहा गया है कि अभी फीमेल हेरिटेज को भी इसमें ऐड किया जाता है। अगर वक्फ बोर्ड चाहे तो वो किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को भी वक्फ डिक्लेयर कर सकता है और इसके रिलेटेड कोई भी क्लियर प्रोविजन पुराने एक्ट में नहीं था। न्यू प्रोविजन में अमेंडमेंट बिल ने गवर्नमेंट ये कहा है कि अगर किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वक्फ अपना वक्फ डिक्लेयर करता है तो उसमें कलेक्टर का इंटरफेरेंस रहता है। ये सब इंक्वायरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही करेगा और उसका रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। सब डिस्प्यूट हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही अपना प्रशासनिक तरीके से हैंडल करता है, तो वक्फ प्रॉपर्टी को भी वो क्यों ना हैंडल करे। ऐसे काम से ट्रांसपेरेंसी जरूर बढ़े। पुराने लॉ के हिसाब से अगर वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करता है तो उसका डिटरमाइन और इंक्वायरी भी खुद करता है, लेकिन अभी न्यू लॉ में इसको रिमूव कर दिया गया है। ये भी सही स्टेप है। अरे वो खुद वक्फ लैंड को डिक्लेयर करेंगे और खुद डिटरमाइन इंक्वायरी करेंगे तो इसमें ट्रांसपेरेंसी कहाँ से आएगी? पुराने लॉ में वक्फ प्रॉपर्टी को उनका ही सर्वे कमिश्नर सर्वे करता था। अभी न्यू प्रोविजन में ये बताया गया है कि यह सब काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कलेक्टर ही करेंगे और रेवेन्यू ऑफिसर ही करेंगे। यह भी सही। पुराने लॉ के हिसाब जो वक्फ का सेंट्रल काउंसिल होता है उसमें सभी मेंबर मुसलमान कम्युनिटी से ही आते थे। इनमें 2 वुमेन का मैंडेटरी होना था। और अभी जो लॉ आया इसमें अमेंडमेंट करके सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहा कि अभी मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम्स वक्फ सेंट्रल काउंसिल में अवेलेबल रहेंगे। वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में भी अमेंडमेंट करके उसका रूल भी चेंज किया गया है। पहले वक्फ प्रॉपर्टी का किसी भी डिस्प्यूट कहाँ सोल्यूशन होता था? उनके ट्रिब्यूनल में सोल्यूशन होता था और उनका ट्रिब्यूनल वक्फ ट्रिब्यूनल जो भी राय दे उसको कहीं भी हायर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। लेकिन अभी इसको चेंज करके सेंट्रल गवर्नमेंट ये किया जो भी राय उनका ट्रिब्यूनल दे वो फाइनल नहीं हो सकता। अगर कोई चाहे तो विद इन 90 डेज के अंदर उसको हमारा स्टेट हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता
सकता था। ये भी एक्चुअली राइट स्टेप है। ये होने से वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल के पास जो अनड्यू एडवांटेज था वो भी कम हुआ और इसका चांसेस बढ़ गया कि फेयर जुडिशियरी और फेयर न्याय सबको मिले। पुराने लॉ में ये था कि वक्फ प्रॉपर्टी को कौन ऑडिट कर सकता है, ओनली स्टेट गवर्नमेंट ही ऑडिट कर सकता है, वो भी जब चाहे। लेकिन अभी जो अमेंडमेंट बिल आया उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहा कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन पब्लिकेशन कर सकता है। हमारे देश का सभी ऑडिट का काम किसका अंडर में आता है? CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अंडर आता है। और अभी जो न्यू अमेंडमेंट आया उसमें वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी को भी CAG ऑडिट कर सकता है, जो पहले रूल में ये साफ प्रोहिबिटेड था। पुराने वक्फ बिल बहुत ही प्रॉब्लमेटिक इसलिए था कि वहां का मैक्सिमम कमिटी और मेंबर सब मुस्लिम कम्युनिटी से ही आते थे, इसलिए वो मोनोपोली भी कर सकते थे। उनका ट्रिब्यूनल अलग था, सब डिसीजन ऐसे मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स ही लेते थे और बाहर का इंटरफेरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट या जुडिशियरी का इंटरफेरेंस भी नहीं था, इसलिए सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज हो चुका था। इस चीज को काउंटर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नॉन मुस्लिम मेंबर को बहुत सारा इंक्लूजन करने का ऑप्शन रखा है। अभी वक्फ स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया, आप चाहो तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। अभी आप ये जान गए होंगे कि वक्फ बिल क्या है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम था, ये क्यों मोनोपोली कर रहा था और ये हमारे देश का एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक हमेशा से क्यों रहा और ये क्यों एक अमेंडमेंट जो हुआ, क्या क्या अमेंडमेंट हुआ और इसका कितना जरूरत था, पुराने बिल में क्या क्या प्रॉब्लम था और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी पार्टी इसको अमेंडमेंट करके क्या क्या रूल चेंज किया, ये सब भी आप जान गए। जब भी हमारे देश में ऐसे कुछ कंट्रोवर्शियल चीजों को छेड़ा जाता है या उसमें अमेंडमेंट भी लाया जाता है तो माहौल जरूर गर्म रहता ही है। रूलिंग कर रहा गवर्नमेंट, पावर में बैठा गवर्नमेंट अगर किसी भी चीज को या किसी भी बिल को पार्लियामेंट में लाता है तो उसका अपोजिशन में बैठे लोग तो करते ही, ये तो कॉमन है। इसको वोट का पॉलिटिक्स कहा जाता है। अगर कोई भी अच्छा चीज पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग में बैठा है वो अगर पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेगा ना तो ऑपोजिशन वाले उसको जानबूझकर ओपोज करें। इस बार भी यही हुआ। मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया वो बिल्कुल सही चीज था जो कि बीजेपी ने किया। मेरे हिसाब से ये होना भी काफी जरूरत था क्योंकि किसी भी चीज में अनड्यू एडवांटेज नहीं दिया जा सकता। अभी के टाइम में अगर किसी को मौका मिले वो तो पूरा दुनिया को ही अपना बोल देगा। ये कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही था। वक्फ बोर्ड चाहे वो तो किसी भी प्रॉपर्टी को अपना प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो या हिंदू रिलीजियस प्लेस, और ये भी हो चुका है ऑलरेडी, देखने को एक एग्जाम्पल मिल चुका है। किसी भी चीज जो कि एक बोर्ड अगर मोनोपोली करे या पर्सनल इंसान भी मोनोपोली करे तो उसको रोका जाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसके चलते एक आम आदमी बहुत सफर में पड़ता है। ये बिल कुछ ऐसा था कि अगर वक्फ बोर्ड चाहे वो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दे, सपोज आपका पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो आप वहाँ परमानेंटली 30-40 साल से रह रहे हो और अगर वक्फ बोर्ड चाहे तो वो प्रॉपर्टी उसका डिक्लेयर कर देगा। और अभी सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज क्या होगा कि आपको यहाँ साबित करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी आपका है, वक्फ का नहीं। मतलब कॉम्प्लेन जो करता है उसको साबित करना नहीं है, जिसके ऊपर कॉम्प्लेन हुआ वही साबित करेगा। ये तो बहुत ही गलत बात है ना। आप एक एग्जाम्पल से समझो, अगर आप एक बाइक चलाते हो और मैं कह दूं कि वो बाइक मेरा है, मुझे दे दो, तो यहाँ वो जो बाइक के ऊपर जो मैं अपना जोर लगा रहा हूँ वो मेरा बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे ही साबित करना चाहिए कि वो बाइक मेरा है। लेकिन यह मामला उल्टा है, मैं जिसको क्लेम किया अगर अभी आपको साबित करना पड़ेगा कि वो बाइक आपका है। ये तो प्रॉब्लम चीज। जैसे ये वक्फ बिल पार्लियामेंट में पास हुआ और प्रेसिडेंट के एसेंट से ये जब से लागू हो गया तब देश में टेंस का माहौल तो है। मेजोरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन के एरिया में अभी तो दंगा भी चालू हो चुका है, कम्युनल अरेस्ट तो हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है, यूपी में भी कुछ जगह में से हो रहा है। अपोजिशन वाले इसको खुल के अपोज कर रहे हैं। बहुत सारे प्ली सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुके हैं। अभी देखना होगा इसमें आगे क्या हो रहा है। बस मुझे एक ही पॉइंट सबको कहना है कि अगर कोई भी चीज हमारे देश के लिए अच्छा है तो वो अपोजिशन वाले भी उसमें साथ आना चाहिए मिलकर। जो बिल पास हुआ उसका जरूरत क्या है उसको डिटेल्स में समझो, इसके बाद ही उसके ऊपर बात करो। बिल पास होने के बाद आप जरूर देखे होंगे बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बहुत सारे नेता जो इसको अपोज कर रहे हैं वो बहुत मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। बिल में कहा गया है कुछ, लिखा गया है कुछ, क्या होने वाला है कुछ, लेकिन वो आपको अलग डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, अलग डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। वो ऐसे ऐसे दावा कर रहे हैं जो कि बिल में भी नहीं लिखा है और शायद होने भी नहीं वाला है, लेकिन वो अपने ओर से वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलने के लिए इसको जबरदस्ती छेड़ रहे हैं, वो भी बहुत गलत तरीके से। मैं जो भी आपको बताया, जो भी फैक्ट रखा, जो भी ओपिनियन रखा, ये सोनली ये मेरा पर्सनल ओपिनियन ही। मैं नहीं कह रहा कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं कहता हूँ वो 100% राइट होगा। बाकी आप क्या कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।